हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका वापस एक बार स्वागत करता हूँ डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोलन ग्रेन, मतलब कि माइक्रोस्पोर। तो आज का लेक्चर पोलन ग्रेन के बारे में है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो ज़रूर से विजिट करिए उस लेक्चर को, उस वीडियो के पास जाइए और पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन को पहले पढ़ के आइए और फिर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की वीडियो पे वापस आइए। हम शुरुआत कर रहे हैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। तो पोलन ग्रेन है क्या? अगर 11 साइंस का कंटेंट आप लोगों को याद हो तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में पोलन ग्रेन वो एक स्पोर है, पर उसको हम माइक्रोस्पोर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्पोर साइज में छोटा होता है, इसलिए हमने उसको माइक्रोस्पोर नाम दिया। और ये माइक्रोस्पोर अपने अंदर छुपाए बैठा है इसको, मेल गैमेटोफाइट को। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पोलन ग्रेन ही वो स्ट्रक्चर है जिससे मेल गैमेट बनेगा। याद रखिए, अगर आप भूल चुके हैं 11 साइंस के चैप्टर 3 को, जिसमें हम लोगों ने प्लांट किंगडम में पढ़ा था गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट के बारे में, अगर आपको नहीं याद तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, याद रखिए। पोलन ग्रेन तो स्पोर है। हाँ, पर पोलन ग्रेन एक ऐसा स्पोर है जिससे बाद में मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो जो स्ट्रक्चर मेल गैमेट्स बनाता है उसी को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट्स। जो स्पोर बनाता है उस स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट कहते हैं। फिलहाल वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो पोलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाएगा, मतलब कि पोलन ग्रेन आगे चल के मेल गैमेट्स को फॉर्म करेगा। हम पढ़ेंगे पीछे कि कैसे पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स बनते हैं। यहाँ पर मैंने फिगर दे रखी है आपको हिबिस्कस की। हिबिस्कस को चाइना रोज भी कहते हैं, शू फ्लावर भी कहते हैं। हिबिस्कस फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स येलोइश कलर की होती है, और इस येलोइश पोलन ग्रेन को आप अंडर द माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर पाई जाती है पोलन ग्रेन, और अगर आप अंडर द माइक्रोस्कोप को देखेंगे इसको तो ये ऐसी कुछ दिखेगी आप लोगों को। जैसे ही आप उसके एंथर को टच करोगे तो पाउडरी येलोइश कलर की जो पोलन ग्रेन है वो आपके हाथ में, आपके फिंगर में आ जाएगी, और आप इसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टेन करके देख सकते हैं, विदाउट स्टेन भी देख सकते हैं, और ये आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होगी। स्पाइनी, देखिए इसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी पोलन ग्रेन जो है वो स्पाइनी है। स्पाइनी पोलन ग्रेन्स का फायदा ये रहता है कि जब भी कोई इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है तो वो पोलन ग्रेन स्पाइनी होने की वजह से इजीली वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे चिपक जाएगी। इस तरीके से इसका ट्रांसफर जो है, पोलिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो पोलन ग्रेन के बारे में हमने इस टॉपिक में यही समझा कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, मतलब वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने वाला स्ट्रक्चर है। पोलन ग्रेन को हमें देखना है तो अंडर द माइक्रोस्कोप ही हम देख सकते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन साइज में बहुत छोटी, वो माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए विदाउट माइक्रोस्कोप हम नहीं देख पाएंगे। तो कैसे करेंगे? आपको अगर देखना है तो सीक्वेंस क्या रहेगा, आपको सबसे पहले आपको कुछ पोलन ग्रेन्स को स्प्रिंकल करना रहेगा। किसके ऊपर? स्लाइड्स के ऊपर। पर पहले आपको स्लाइड के ऊपर पानी ले लेना है, वाटर का एक ड्रॉप ले लीजिए, उसके ऊपर पोलन ग्रेन को स्प्रिंकल करिए, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर आप एडजस्ट करके माइक्रोस्कोप को देखिए पोलन ग्रेन्स कैसी दिखती है। यू विल रियली बी अमेज्ड एट दिस वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर। अगर हम नेचर को देखें तो नेचर बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, और ये सारी चीज़ें जो उसने इस वर्ल्ड में फॉर्म की, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो, एनिमल स्पीशीज हो, वो प्रोटिस्टल स्पीशीज हो, या बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, वायरोइड्स हो, जो कुछ भी लिविंग है एंड नॉन लिविंग है वो नेचर ने फॉर्म किया है। और उनका आर्किटेक्चर या फिर डिज़ाइन को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है।
ज़रा देखिए डिफरेंट डिफरेंट प्लांट स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स जो होती है वो कितनी अमेजिंग होती है। सबके शेप्स भी डिफरेंट है, सबके कलर्स डिफरेंट है, सबके डिज़ाइंस भी डिफरेंट है। डिफरेंट स्पीशीज में नेचर ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को फॉर्म किया है। नेचर ने हर एक स्पीशीज को एक डिफरेंट तरीके का, आप कह सकते हैं, यूनिक लुक दिया है, यूनिक आइडेंटिटी दी है। कोई भी चीज़ एक जैसे बिल्कुल नहीं है। तो मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप में भी कोई यूनिकनेस डेफिनेटली नेचर ने दे रखी होगी। अगर वो प्लांट स्पीशीज इसमें पोलन ग्रेन्स में यूनिकनेस दे सकता है तो हम तो फिर भी हाईली डेवलप्ड स्पीशीज है, ह्यूमंस है। हम में डेफिनेटली बाई बर्थ कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट या स्किल होगा, और उसी को आइडेंटिफाई करना और उसको आइडेंटिफाई करके प्लेटफॉर्म देना या फिर उसको ज़्यादा डेवलप करना, यही एक स्कूल का काम होता है। आइडियली स्कूल यही काम करती है कि बच्चों के अंदर टैलेंट को खोजती है, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल स्किल को, और उसको फिर धीरे धीरे उसकी क्वालिटी को, उसके लेवल को इंक्रीज करवाती है। पर अब तो सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आज की एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वैसी नहीं रही। फोर्स किया जाता है लोगों को एकेडमिक ब्रिलियंट बनने के लिए। हर एक पेरेंट चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो जनरेशन है नेक्स्ट, वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या सीए बने। कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स है जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर माने जाते हैं, और इसी चक्कर में जो बच्चे का नेचुरल टैलेंट या स्किल है वो कहीं दब जाता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ 11-12 साइंस का वक्त एक ऐसा होता है जिसमें एक इंसान जो है वो मेंटल डेवलपमेंट के फेज में जाता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिहेवियर पैटर्न, सब में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। और यही एक बहुत बड़ा पीरियड है जिसमें आप अपनी लाइफ को लेकर कुछ बहुत बड़ा सोच सकते हैं। याद रखिए, जो पहले ही हार जाता है वो हाथ में कुछ नहीं ले पाता। रेस में जीतने के लिए एटलीस्ट उतरना जरूरी होता है। अगर हारेंगे तब भी ये तो कहलाया जाएगा कि इसने ट्राई तो किया था। बिना रेस में उतरे हारने का मतलब यही हो गया कि हमने एटलीस्ट सिंगल ट्राई भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन इसलिए आपको दिया जा रहा है कि जिससे आप लोग अपनी नेचुरल टैलेंट और स्किल को आइडेंटिफाई करें और उसी के साथ आगे बढ़े। हम भी आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पर इस फिगर को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं इस तरीके का इंस्पिरेशन मिलता है कि नेचर ने कैसा आर्ट फॉर्म किया है। देखिए इन सारी चीज़ों को, सबके शेप को देखिए, बहुत ही डिफरेंट है, साइज भी बहुत डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। कोई स्मूथ आर्किटेक्चर दिखा रहा है, किसी में स्पाइन्स है। तो ये वैरायटी है पोलन ग्रेन्स की। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग मूव करेंगे अब, और हमारी नेक्स्ट स्लाइड से ही एक्चुअल में पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड जिसमें दिखाया है कि साइज ऑफ पोलन ग्रेन्स कितनी होगी। तो मोस्ट ऑफ स्पीशीज में पोलन ग्रेन्स स्फीयरिकल शेप की देखने को मिलती है, और इसकी साइज एवरेज, हम सारी स्पीशीज की नहीं कह सकते, हर एक स्पीशीज में अलग अलग साइज होती है, पर एवरेज साइज अगर हम देखें तो वो मोस्टली 25 to 50 माइक्रोमीटर होगी। पीछे माइक्रोमीटर लिखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग लिख लेते हैं 25 to 50, पर 25 to 50 क्या, मीटर, लीटर, माइल क्या लिखे फिर हम? तो माइक्रोमीटर ये वर्ड आना ज़रूरी है। यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, विदाउट यूनिट्स आपके नंबर्स बेकार है। यूनिट्स लिखने ज़रूरी है। 25 to 50 माइक्रोमीटर आपको लिखना है। तो 25 to 50 माइक्रोमीटर जितनी इसकी साइज हो सकती है। अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन्स में भी प्रोटेक्टिव लेयर्स है, वॉल है। नेचर हर एक मटेरियल का, स्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन का ध्यान रखता है। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 लेयर्स फॉर्म कर दिए गए। पहला लेयर है एक्साइन, और जो सेकेंड लेयर है वो है इंटाइन। दोनों ही लेयर यहाँ पर हमें फॉर्म करके दिखाए गए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो उसको, फिगर के अंदर इंटाइन को देखिए और एक्साइन को देखिए, दोनों लेयर्स दिखाए। चलिए एक एक करके समझते हैं कि एक्साइन का क्या काम है, वो कैसे फॉर्म होता है, और इंटाइन का क्या काम है, वो कैसे बनता है। फिर हम देखेंगे कि एक्साइन और इंटाइन एग्जैक्टली पोलन ग्रेन्स में कहाँ है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एक्साइन। ये वर्ड आया कहाँ से? तो एक्सटर्नल वर्ड आप सब लोगों ने सुना होगा। एक्साइन वर्ड एक्सटर्नल से ही आया, जिसका मीनिंग होता है बाहर का। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? जो बाहर है। तो एक्सटर्नल से एक्साइन वर्ड आया। इसका मतलब ये जो लेयर है वो डेफिनेटली आउटर मोस्ट लेयर है। तो
पोलन ग्रेन का सबसे आउटर, सबसे बाहरी लेयर जो है वो एक्साइन है, और हमें याद रखना है कि बाहरी लेयर ऑलवेज सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बाहर की तरफ से ही होती है। देखिए, नेचर ने हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन फॉर्म की, जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और हाईली इम्यून होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए नेचर ने आउटर लेयर को हार्ड बनाया। तो ये लेयर हार्ड है, ये सबसे आउटर लेयर भी है, सबसे आउटर यही पाया जाता है, और हमने इसका नाम एक्साइन दिया है। आप इसकी आर्किटेक्चर को देखिए, इसके अंदर डिफरेंट तरीके की पैटर्न देखने को मिलती है। ये पैटर्न का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है, और ये जो पैटर्न्स आपको दिख रही है वो हर एक स्पीशीज की डिफरेंट पोलन ग्रेन्स में डिफरेंट देखने को मिलती है। इस पैटर्न की वजह से पोलन ग्रेन को एक डिफरेंट तरीके की स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये जो लेयर है पोलन ग्रेन का आउटर, वो किस केमिकल से, किस मटेरियल से बनता होगा, ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को कहीं बार पूछा गया है। स्पोरोपोलेनिन नाम का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है पोलन ग्रेन जो है उसके आउटर लेयर के फॉर्मेशन के लिए। इसी मटेरियल से आउटर लेयर फॉर्म होता है। स्पोरोपोलेनिन ही है जो एक्साइन का फॉर्मेशन करवाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्पोरोपोलेनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। अब तक प्लांट किंगडम में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल और रेजिस्टेंस मटेरियल हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बात कर रहे हैं उसमें देख पाए तो वो स्पोरोपोलेनिन ही है। कितना स्ट्रेंथफुल है ये मटेरियल, इवन हाई टेम्परेचर में भी खुद को बचा सकता है। इवन ये मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सामने भी अपना प्रोटेक्शन करना जानता है, और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग अल्कली के सामने भी खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। नेचर ने इस मटेरियल को ऐसे फॉर्म किया है कि इस मटेरियल को ब्रेक करने के लिए आज तक तो हमें कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिला जो डिग्रेड कर सके, मतलब कि तोड़ सके स्पोरोपोलेनिन को। अब तक तो हमें ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिला। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मटेरियल काफ़ी रेजिस्टेंस पावर वाला है। ऐसा मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है। ये केमिकल, ये मटेरियल का नाम स्पोरोपोलेनिन कहाँ से पड़ा? तो अगर आप वर्ड को ध्यान से देखें, बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं से डिराइव्ड होती है। अगर आप वर्ड को ध्यान से समझते हैं तो वर्ड या टर्मिनोलॉजी जो है वही आपको बोलेगी। हर एक वर्ड, हर एक साइंटिफिक वर्ड, बायोलॉजिकल वर्ड आपको खुद की स्टोरी बताएगा। कैसे? तो जरा यहाँ देखिए, स्पोरो, ये जो स्पोरो वर्ड है वो स्पोर से आया, क्योंकि ये चीज क्या है? माइक्रोस्पोर, मतलब कि पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है। ये पोलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर से इन्होंने वर्ड उठाया स्पोर, और स्पोर से स्पोरो बना दिया। अब पोलेनिन देखते हैं। ये जो पोलेनिन है वो कहाँ से आया? पोलन ग्रेन से आया है। तो इस तरीके से इस मटेरियल का नाम बन गया स्पोरोपोलेनिन। ऐसे ये वर्ड है वो जो डिराइव्ड हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि एक्साइन कैसे बनता है। एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर है और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल भी होता है, और स्पोरोपोलेनिन नाम के मटेरियल से बनता है। चलिए एक्साइन के बारे में एक और स्लाइड है वो भी अपने देखते हैं। तो पोलन ग्रेन का इंटरनल लेयर इंटाइन होता है, पर थोड़ा बहुत एक्साइन के बारे में अभी बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमने देखा कि स्पोरोपोलेनिन नाम का मटेरियल आउटर लेयर बना रहा है। जैसे मैं आउटर लेयर एक्साइन को फिलहाल आपको शो कर रहा हूं। तो ये एक्साइन है। ये लेयर को कंटिन्यूअस होना चाहिए, पर यहाँ पर रुक गया, वापस से कट मार के यहाँ पर वापस शुरू हुआ। तो देखिए स्पोरोपोलेनिन का जो लेयर है वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, बीच बीच में कहीं कहीं पर उसमें गैप्स है। देखिए ये गैप, यहाँ पर एक कट हो गया, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं है। तो पोलन ग्रेन में एक्साइन में अगर आप देखें तो ऐसी जगह हमें देखने को मिलेगी जहां स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। इस लोकेशन पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है, और जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहां एक छोटा सा हॉल
वहाँ पर एक पोर बन जाता है, हम होल्स को ही पोर्स कहते हैं, और इसी पोर्स से पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है। तो वहाँ से हमने वर्ड निकाला जर्म पोर्स। तो जहाँ पर एग्जाइन में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है वहाँ जर्म पोर देखने को मिलते हैं, और ये जर्म पोर किस काम में आते हैं? यहीं से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के बाद। मतलब स्पोरोपोलेनिन का ये जो लेयर है, एग्जाइन है, वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, बीच बीच में कहीं पर रुक जाता है और वहां पर छोटे छोटे हॉल्स को क्रिएट कर देता है, जिसको जर्म पोर्स कहा जाता है। यहाँ पर फिगर में भी आपको दिखाया है, जिन्होंने यहाँ फिगर पे वर्ड एपरेचर्स ऐसा नाम दिया है, एपरेचर के नाम से भी इसको जाना जाता है, पर हम जर्म पोर ही वर्ड यूज करेंगे। पोलन ग्रेन को स्टोर किया जा सकता है, जैसे फोसिल्स कैसे प्रिजर्व्ड फॉर्म में रहते हैं वैसे, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन डिग्रेड नहीं हो पाता, हाई टेम्परेचर, हाई एकदम स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी बच जाता है, और इवन कोई एंजाइम भी ऐसा नहीं है जो उसको तोड़ सके। इसी वजह से पोलन ग्रेन को फोसिल्स की तरह प्रिजर्व्ड किया जा सकता है। पोलन ग्रेन्स को मोस्टली प्रिजर्व करने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन का सहारा लेते हैं, जिसमें -196 डिग्री सेल्सियस के लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। सुपीरियर स्पीशीज की पोलन ग्रेन्स को ऐसे स्टोर करेंगे और इसको यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपको समझाया गया है कि प्लांट ब्रीडिंग करते वक्त हमें सुपीरियर स्पीशीज की, सुपीरियर ब्रीड की पोलन ग्रेन्स चाहिए होती है, और वो हम पहले से ही स्टोर करके रखते हैं तो उसको बाद में यूज किया जा सके फॉर द रिसर्च पर्पसेस। मैंने आपको आगे की फिगर में बताया था कि किस तरीके से एग्जाइन में डिफरेंट तरीके की फैसिनेटिंग पैटर्न्स देखने को मिलती है। वो पैटर्न्स हमने पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के वक्त देखी थी, जो एग्जाइन का सबसे पहला टॉपिक था या सबसे पहली स्लाइड थी जो एग्जाइन की, जिसमें हमने एग्जाइन को पढ़ना शुरू किया। उसको आप वापस भी देख सकते हैं पीछे जाके, वहां पर ये पैटर्न दिखाई गई है कि स्पोरोपोलेनिन की वजह से किस तरीके से एग्जाइन फैसिनेटिंग पैटर्न या तो डिजाइन को शो करता है। तो ये हमने देखा पोलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर, और उसमें एग्जाइन के लिए हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे इंटाइन, कि इंटाइन कैसा होता है, इंटरनल लेयर। तो देखिए ये जो वर्ड इंटाइन है वो कहां से आ रखा है? वो आया है इंटरनल, मतलब अंदर की तरफ आया हुआ। डेफिनेटली इसका मतलब यही होता है कि ऐसा लेयर जो अंदर की तरफ आया हुआ है। इसीलिए देखो यहाँ पर लिखाया भी है इनर वॉल है। इंटाइन मतलब पोलन ग्रेन का अंदर का लेयर, एग्जाइन बाहर का लेयर था। तो ये अगर एग्जाइन है तो ये इंटाइन है। इस तरीके से एग्जाइन बाहर का लेयर है और इंटाइन जो है वो अंदर का लेयर है। तो सबसे आउटर लेयर को हमने एग्जाइन कहा था और सबसे अंदर के लेयर को हम लोगों ने नाम दिया इंटाइन। तो सबसे इनर लेयर को हम इंटाइन वर्ड से जानेंगे। अंदर का लेयर है इसलिए स्ट्रेंथ का इतना ध्यान नहीं रखना, एग्जाइन है ही प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए जरा देखिए ये थीन है, पतला है, कंटिन्यूअस है, इसमें एग्जाइन की तरह बीच बीच में गैप नहीं आता। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये थीन तो है, कंटिन्यूअस तो है, पर ये कैसे बनता है, कौन से मटेरियल से बनता है? तो ये फॉर्म होगा सेल्यूलोज से और पेक्टिन नाम के मटेरियल से। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्म जो है पोलन ग्रेन का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होता है। इसका मतलब ये है कि पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। जैसे नॉर्मल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही जैसे नॉर्मल सेल्स के पास सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक वैसे ही पोलन ग्रेन के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जैसे नॉर्मल सेल्स में हम देखते हैं। तो ये है हमारा इंटाइन का स्ट्रक्चर कि इंटाइन कैसा होता है और इंटाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किससे फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम बात कर रहे हैं, हमारी 3 स्लाइड और भी बाकी है पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को लेके, उसके बाद पूरा नया टॉपिक है वो अलग से शुरू करेंगे।
अब हमें बात करनी है कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या है। अब तक तो आपने ये देखा कि उसके दो प्रोटेक्टिव लेयर है, एक्साइन और इंटाइन। अब वो खत्म हो गए। जर्म पोर भी हमने देखा, छोटा हॉल जहाँ एक्साइन नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या है। तो पोलन ग्रेन एक सेल्यूलर कंटेंट है, पर इसके अंदर दो सेल्स है टोटल। पहले सेल का नाम है वेजिटेटिव सेल और दूसरे सेल का नाम है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल से शुरुआत करते हैं। वेजिटेटिव सेल साइज में बहुत बड़ा होता है और दूसरा उसके पास जो है वो फूड भी स्टोर होता है, वो फूड रिजर्व करता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करेगा। वो लार्ज तो है पर उसका न्यूक्लियस भी काफी इरेग्युलर देखने को मिलता है। देखिए इरेग्युलर शेप का न्यूक्लियस है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर तो इन्होंने न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा रेगुलर दिखाया है। देखिए वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस हमें काफ़ी अच्छा और रेगुलर दिख रहा है, पर वो इरेग्युलर शेप का हो सकता है। अब आपको यहाँ पर वेजिटेटिव सेल कौन सा दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूँ वेजिटेटिव सेल कौन सा है, इसमें से जनरेटिव सेल कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरा सेल हमें दिख रहा है, यही वेजिटेटिव सेल है और ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। कलर बदल देता हूँ, ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो फिर जनरेटिव सेल कहाँ है, तो जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर होगा। वो वेजिटेटिव सेल के अंदर का हिस्सा है। देखिए ये जो सेल अब दिख रहा है, ये सेल है और उसके अंदर देखिए उसका न्यूक्लियस है, वो जनरेटिव सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि मेजोरिटी पोलन ग्रेन का हिस्सा वेजिटेटिव सेल रोक लेता है, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर होगा। तो डेफिनेटली वेजिटेटिव सेल ही बहुत बड़ा है और इसके अंदर फूड मटेरियल भी स्टोर है। दूसरा सेल जो बच गया वो है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का नाम जनरेटिव सेल क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि वो अंदर आया हुआ है। पहली चीज तो वो साइज में बहुत छोटा है, हमने ये बात डिस्कस की थी। तो ये पूरा सेल हो गया और बीच में जो ये है वो उसका न्यूक्लियस है। तो फिलहाल मैंने जो आपको हाईलाइट करके दिखाया है ये है अपना जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो है वो जनरेटिव सेल आया हुआ है वेजिटेटिव सेल के अंदर। तो ये पूरा जो बॉर्डर है वो वेजिटेटिव सेल का है, वेजिटेटिव सेल के अंदर है। ऐसा लगता है जैसे वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है, वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें हमारा जनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट कर रहा है। और यही लग रहा है देखिए, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर आया हुआ कहाँ है, वेजिटेटिव सेल के अंदर। अब देखते हैं इसके न्यूक्लियस को। इसका न्यूक्लियस कैसा है, तो इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप का होता है। वो तो बहुत ही क्लियर कट हमें दिख रहा है। ऐसे शेप को हम स्पिंडल शेप कहते हैं, ये स्पिंडल शेप है। तो इसका न्यूक्लियस कुछ ऐसे शेप का होगा। दूसरी चीज हमें जो याद रखनी है वो ये है कि इसका साइटोप्लाज्म काफी डेंस होगा और इवन न्यूक्लियस भी काफी डेंस होता है। तो जनरेटिव सेल के बारे में हमने समझा, पर मैंने ये तो नहीं बताया जनरेटिव सेल का नाम जनरेटिव सेल क्यों है, क्योंकि जनरेटिव सेल ही है जो जनरेट करता है। जनरेट करना मतलब फॉर्म करना, प्रोड्यूस करना। यही जनरेटिव सेल फॉर्म करता है कौन सी चीज, 2 मेल गैमेट, जिसका मतलब होता है स्पर्म सेल। हमने बोला था कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि वो ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, पर हमने ये नहीं समझा कि कौन सी ये चीज पोलन ग्रेन के अंदर है जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगी। तो वो है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है मोस्टली। तो जनरेटिव सेल के बारे में भी हमने पढ़ लिया, हमने वेजिटेटिव सेल के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ लिया। ऑलमोस्ट पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब एक लास्ट स्लाइड बाकी रह गई है कि पोलन ग्रेन जब शेड होती है, जब रिलीज होती है, तब उसके अंदर टोटल कितने सेल्स होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं,
ये 60% जो पोलन ग्रेन्स रिलीज करने वाले एंजियोस्पर्म्स स्पीशीज हैं, उनमें जब भी पोलन ग्रेन रिलीज होती है तो उनमें 2 सेल होते हैं, और वो 2 सेल कौन से हैं वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। एक सेल जनरेटिव सेल होगा और दूसरा वेजिटेटिव सेल होगा। तो 2 सेल जनरली होते हैं, पर कुछ 40% स्पीशीज का ग्रुप ऐसा भी है जो 3 सेल वाली कंडीशन दिखाता है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, माइक्रोस्पोर का मतलब पोलन ग्रेन का माइक्रोस्कोपिक इमेज, रियलिस्टिक इमेज, ट्रू इमेज हमारे पास प्रेजेंट है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि बहुत क्लियर इमेज दिख रही है। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ ये वाला सेल, रॉन्ग कलर सिलेक्शन कर लिया है, रेड कलर से दिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का दिख रहा है, उसमें से जो ये सेल हमें दिख रहा है वो हमारा जनरेटिव सेल है, और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। और देखिए ज़रा, बीच में आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो आपको सेल दिख रहा है ये हमारा जनरेटिव सेल है, और ये उसका न्यूक्लियस। तो सबसे बाहर का हमने देखा वो वेजिटेटिव सेल था, वेजिटेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस, और उसके साइटोप्लाज्म में देखिए किस तरीके से फ्लोट कर रहा है हमारा जनरेटिव सेल और इसका न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर दिख रही थी। 2 सेल वाली कंडीशन में 60% एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, पर कुछ ऐसे भी स्पीशीज है जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर 3 सेल वाली कंडीशन हो जाती है। किस तरीके से, तो मुझे अलग से यहाँ पर एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ये एक्साइन बनाया मैंने, ये इंटाइन बनाया, और अब मैं बना रहा हूँ वेजिटेटिव सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है वेजिटेटिव सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो वायोलेट कलर से जो बनाया गया है वो वेजिटेटिव सेल है, जो बड़ा होता है, उसका न्यूक्लियस भी दिखाया। और यहाँ पर एक और सेल होगा जो फ्लोट कर रहा होगा अंदर की तरफ इस तरीके का, और इसके बीच में होगा न्यूक्लियस। ये मैंने बनाया जनरेटिव सेल और उसका न्यूक्लियस। तो 2 सेल वाली कंडीशन यहाँ पर हमें क्लियर दिख रही है, 2 सेल वाली कंडीशन बहुत ही क्लियर कट दिख रही है। इसमें जो ये स्ट्रक्चर है वो है हमारा वेजिटेटिव सेल, और जबकि इसको देखिए ये है हमारा जनरेटिव सेल। 2 सेल कंडीशन, पर 3 सेल्ड कंडीशन कैसे बन जाती है? तो 3 सेल कंडीशन फॉर्म होती है किस तरीके से, ये जो जनरेटिव सेल आपको दिख रहा है ये वाला, ये माइटोसिस करेगा और उससे फॉर्म हो जाएंगे 2 मेल गैमेट। चलिए तो अपने माइटोसिस करवा देते फिर इसको। तो इसका माइटोसिस करने के लिए इसको मिटा देंगे, और इसने माइटोसिस कर लिया है फॉर एन एग्जाम्पल, और हमें 2 सेल्स बना देने पड़ेंगे। तो ये पहला और ये दूसरा, ऐसे 2 सेल्स बन चुके हैं, बीच में उसका न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से देखिए अब 3 सेल बन चुके हैं, जिसमें ये जो पहला वायलेट कलर का पूरा सेल है जो हमें दिख रहा है वो है हमारा वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल ने तो ऑलरेडी माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर दिया है। तो इस तरीके से 3 सेल बन चुके हैं हमारे पास, और वो 3 सेल कौन कौन से हैं? वायोलेट कलर से दिखने वाला हमारा वेजिटेटिव सेल, और रेड कलर से हमने डिनोट किया है वो मेल गैमेट 2। इस तरीके से 3 सेल्ड कंडीशन में भी कुछ पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। 40% जो स्पीशीज है रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स की वो ऐसे करती है, बाकी मोस्टली तो 2 सेल की कंडीशन में ही पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो था पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। जब भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पूछा जाए तो आपको इतना कंटेंट लिखना है एग्जाम के अंदर। उसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको अलग से अपने करते हैं, वो अलग रहेगा बिल्कुल। पर यहाँ तक
आपको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कहा गया है, सिखाया गया है। एग्जाम में आपको जब लिखने का हो तब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में इतना कंटेंट लिखना ज़रूरी है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को। अगले लेक्चर में मैं आपको पोलन ग्रेन की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और शायद आपने ना भी सुना हो ऐसा कुछ कंटेंट जो है वो उसके बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पोलन ग्रेन के इंटरेस्टिंग जो जनरल नॉलेज है या फिर फीचर्स हैं उसको लेकर या कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर।